करते हैं। आवाज आ रही है, क्लियर है ना? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि आपसे यहाँ पर हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुई है? चलिए बताइएगा जवाब सही क्या हो जाएगा। कह रहे हैं हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं है। क्वेश्चन को यहाँ पर देखो क्या किया गया, घुमाया गया है, लेकिन आपको पता है कि ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा लोहा, है ना। जो कि याद रखिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगन कहते हैं, मतलब कांस्य की प्राप्ति तो थी, वहां पर सोना भी मिलता था, चांदी भी मिलती थी और भी धातुएं मिलती थी, लेकिन यहाँ पर आपके लोहे की प्राप्ति नहीं हो सकी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, याद रखिए खरोष्ठी लिपि में ये अशोक का अभिलेख कौन सा है, तो आपका साहिबाजगढ़ी, कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये साहिबाजगढ़ी जो आपका है ये आपकी कैसे है, तो आपकी खरोष्ठी लिपि में आपका है। याद रखिएगा कि इनके अभिलेखों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, कुल मिला के आपकी 14 अभिलेख इनमें से हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो 13वां अभिलेख आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो चलिए आपने निरंजना नदी के बारे में आपने सुना भी होगा, है ना। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, यहाँ पर आपका 3 का ए नंबर आपका बोध गया, जवाब बिल्कुल सही है। याद रखिए बोध गया पवित्र स्थल है जो कि निरंजना नदी के किनारे है, और निरंजना नदी फाल्गु नदी का एक प्राचीन नाम भी आपका है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विशेषता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया। तो चलिए बताइएगा वितस्ता का युद्ध जो लड़ा गया वो किन के बीच यहाँ पर लड़ा गया था। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। 4 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर। याद रखिए पोरस और सिकंदर के बीच, किसके बीच, तो आपके पोरस और सिकंदर के बीच आपका युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे, जिसे हम लोग वितस्ता का युद्ध कहते हैं, है ना। और इस युद्ध को एक नाम और दिया जाता है हाइड्रे स्पीच का युद्ध। कौन, तो आपके हाइड्रे स्पीच के युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना। 326 ईस्वी पूर्व में ये आपका युद्ध हुआ था, हाइड्रे स्पीच का युद्ध, क्लियर हो गया है। और इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा कौन सा असत्य है। देखो यहाँ पर दिया अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन आपका असत्य है, मतलब उसके अभिलेखों में कौन सा प्रयुक्त आपका नहीं था, है ना। तो देखिए यहाँ पर खरोष्ठी लिपि मिली है, ब्राह्मी मिली है और आपकी अरमाइका भी मिली है, लेकिन संस्कृत लिपि ये आपकी नहीं है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, इसका प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए देखो यहाँ पर जो आपकी अरमाइका है, अरमाइका है ना, ये आपके अभिलेख है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में एक अभिलेख है, वहां पर इस लिपि का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है महत्वपूर्ण आपकी घटनाएं हैं। देखो ये घटना दिया है और आपका यहाँ पर परिणाम दिया है ना। तो चलिए मिलान करते हैं क्या इसमें से सही हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे दिया गया है कि मार्ले मिंटो सुधार जो संबंधित है किससे, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मार्ले मिंटो सुधार आया था सांप्रदायिक उद्देश्य से, मतलब यहाँ पर आपका बन जाएगा 3rd नंबर। सांप्रदायिक निर्वाचन आपका हो जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र जो हुआ था। साइमन कमीशन आया था, देशव्यापी आंदोलन हुआ था, जब साइमन कमीशन आया था तो देशव्यापी आंदोलन हुआ था, इसका 3rd है, इसका 1 है। चौरी चौरा घटना जो आपकी हुई थी, असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और डांडी मार्च जो कि आपका है ये नमक का अवैध निर्माण हो रहा था, है ना, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा यहाँ पर आपका 5 बन जाएगा। इस हिसाब से कौन सा बनेगा यहाँ पर 6 वाले में, तो देखिएगा 3 1 2 5 ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन दिख रहा है आपका डी नंबर, क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी। तो देखो हमने आपको बताया था 11 सूत्री, कभी कभी ये भी आ जाता है कि इनके बीच जो आपकी मांग हुई थी कितनी, तो 11 सूत्री हुई थी, और इसकी शुरुआत जो हुई वो कब हुई थी। तो चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, यहाँ पर आपका 12 मार्च 1930 से इसकी क्या हो गई थी शुरुआत, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। और इसके बारे में हमने डिटेल में गांधी जी के बारे में पढ़ा दिया है, तो आप गांधी जी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, जो कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की प्रारंभ की गई थी, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है। 1857 की क्रांति का जो चिन्ह है वो आपका क्या था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 9 का ऑप्शन आ गया सी, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आ रहा है कमल एवं गुलाब कह रहे हैं। चलिए कमल या चपाती कौन सा बनेगा, कमल या चपाती बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बनेगा। याद रखिएगा कि कमल एवं चपाती ये आपका इसका क्या था, एक स्वतंत्रता का कह सकते एक निशान था, प्रतीक था, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था। हंटर आयोग हमने यहाँ पर बताया था, आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि जब जलियांवाला बाग के बारे में बता रहे थे, हमने बताया था कि हंटर आयोग, है ना, मतलब आपका जवाब हो जाएगा जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई थी, है ना, उसकी जांच के लिए हुआ था, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कौन सा
सी नंबर राइट हो जाएगा। डेट भी याद रखिएगा कि हत्याकांड कब हुई, तो 13 अप्रैल, ये डेट याद रखिए क्योंकि एग्जाम में डेट भी पूछी जा सकती है। तो 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को यह आपके अंजाम दिया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ था। तो बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो किसकी पदावधि में हुआ, यहाँ पर 10 का जवाब देना है। चलिए, मतलब किसके समय हुआ था, ये आपसे पूछा है किसके समय हुआ था। तो उस समय भारत में जो आपके वायसराय थे वो आपके थे लॉर्ड डफरिन, है ना। लॉर्ड डफरिन के समय है आपके 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। डेट अगर पूछे तो 28 दिसंबर बताना है, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी बंबई में। कहां पर, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। फटाफट आंसर देते रहिए भाई, फटाफट। जितनी आप लोग स्पीड में जवाब देंगे उतनी स्पीड में टेस्ट पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा और समय का बचत भी होगा, है ना। चलिए, यहां पर देखो ऑप्शन आ रहा है 11 नंबर में, कह रहा है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है ना। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश नहीं, पंजाब की भी नहीं, मणिपुर की नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, आपके सिक्किम की। किससे मिलती है, तो आपकी सिक्किम की मिलती है। याद रखिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, है ना, ये 4 राज्यों की सीमा आपके नेपाल से लगती है। क्लियर हो गया है। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 7 पड़ोसी देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है। तो ये बताइएगा भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसमें शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है या प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक है। चलिए, यहाँ पर 12 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। चलिए, बहुत अच्छे, ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। कौन, तो यहाँ पर याद रखिए महाराष्ट्र जो आपका यहाँ पर शहरी जनसंख्या जो आपकी है सर्वाधिक है प्रतिशत के आधार पर। वैसे देखा जाए तो गोवा में भी आपके यहाँ पर जनसंख्या है, बल्कि यहाँ पर प्रतिशत दिया है, इस वजह से आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही दिया गया है। तो चलिए बताइए कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर दिया है बांदीपुर, बांदीपुर आपका तमिलनाडु दिया है, जबकि आपको पता है कि बांदीपुर कहाँ पड़ता है, आपके कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक में पड़ता है। इसका मतलब है ये जो ऑप्शन आपका दिया है ना, ये आपका गलत दिया गया था, तो पहला गलत हो गया। मानस कहाँ पर है, तो मानस आपके असम में है ना, ये कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। और आपका दिया रणथंभौर, रणथंभौर तो आपको याद आ गया होगा चित्तौड़, मतलब आपका राजस्थान, तो ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही दिया गया है। क्यों, क्योंकि सिमलीपाल जो आपका पड़ता है वो उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है। चलिए बताइए, अरावली और विंध्याचल के बीच जो पठार है वो आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका सी नंबर, काफी लोग दे रहे हैं बहुत स्पीड के साथ। तो जवाब बिल्कुल सही है, मालवा का पठार। अगर देखा जाए तुक्का भी मानना चाहो तो मार सकते हो, क्योंकि अरावली और विंध्याचल आपको देखने को मिल रहे हैं कि यूपी और एमपी से सटे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, अरावली और विंध्याचल। विंध्याचल की सीमा यूपी और एमपी से मिलती है, और ये अरावली पड़ता है राजस्थान में, और मालवा का पठार उसी जगह पड़ता है। अगर देखा जाए मैप से इस प्रकार से, तो आपका ये आपके है, ये वाला एरिया आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। देखो, नहीं का काफी लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पर नहीं की बात किया गया है। चलिए 15 नंबर में तो देखिएगा कि यहाँ पर लद्दाख में कह रहा है आपसे, है ना, फिर कह रहा है तमिलनाडु का पूर्वी तट, लाहौल एवं स्पीति अर्थात हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत का मैदान। तो याद रखिए, आपको बताया गया होगा कि आपका मानसून है आपको इस प्रकार से जाता है, और ऐसे यहाँ पर लद्दाख में 50 सेंटीमीटर बारिश कर देता है। लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु का जो पूर्वी भाग है, इस क्षेत्र में वर्षा इसे आपकी होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जिससे मानसून यहाँ पर टकराता है, इस वजह से यहाँ पर नहीं जा पाता है, सीधा सीधा कहाँ, तो आपका इस एरिया में निकल जाता है। इस कारण से तमिलनाडु का पूर्वी जो आपका तट है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई। चलिए कह रहे हैं सांसद स्थानीय विकास निधि योजना जो शुभारंभ की गई थी, ये आपकी 23 दिसंबर, कब, तो आपके 23 दिसंबर, और 23 दिसंबर डेट की बात करते हैं तो आपके 1993 को। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा 23 दिसंबर 1993 को, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिम्हा राव के द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, इससे क्या फायदा मिलेगा कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी जरूरतों को, उनकी सामुदायिक सुविधाएं, है ना, ये सब उनको मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपसे दिया गया है, हमने ट्रिक से भी आपको बताया था कि जैसे आपके घर पे क्या होता है, मसाला मतलब पीसा जाता है ना, जैसे आपका सिलबट्टा होता है ना, तो अगर उसमें से क्या जो पीसने वाला आपका होता है, इसको एक हाथ से मसाला आप नहीं पीस सकते हैं, एक हाथ से नहीं पीस सकते हैं, दोनों हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। दोनों से यहाँ पर याद हो गया दूसरी पंचवर्षीय योजना, और पीसना से याद हो गया क्या, तो यहाँ पर पीसी महालनोबिस, क्या, पीसी महालनोबिस। तो आपको याद रहेगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन सी, पीसी महालनोबिस। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर। अब याद रहेगा, उम्मीद है अब ये पॉइंट आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष योजना जो संबंधित है, किससे संबंधित है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है काफी स्पीड के साथ, यहाँ पर दलहन। चलिए देखो, इसका राइट आंसर आपका बनेगा क्या, मिशन इंद्रधनुष का मतलब है टीकाकरण से। किससे है,
टीकाकरण से है, मतलब कह सकते हैं इस मिशन की शुरुआत जो आपकी की गई थी सुशासन दिवस। ये बताइए सुशासन दिवस कब मनाते हैं, जल्दी जल्दी जवाब देते रहिए। चलिए सुशासन दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं, सुशासन दिवस। अगर ये याद होगा तो आपको कुछ याद हो सकता है। यहाँ पर याद रखिए 25 दिसंबर, क्या 25 दिसंबर को सुशासन दिवस है। और 25 दिसंबर 2014 को, कब 25 दिसंबर 2014 को यहाँ पर कह सकते हैं इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और इस मिशन में उद्देश्य था कि 2020 तक टीकाकरण कर दिया जाए, ठीक है ना। चलिए मतलब 7 रोग बताए गए थे, 7 रोगों को निदान करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, कहां पर यह संस्थान आपका है। चलिए यहाँ पर 19 नंबर में आपका जवाब आ रहा है ए नंबर। ये आपके करनाल में करनाल, जो कि आपका यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, है ना। इसकी स्थापना आपकी की गई थी 1923 ईस्वी में। कब? 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं पर एक पॉइंट और होता है, राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम, राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम, उसकी स्थापना 1965 में की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम की स्थापना 1965 में की गई थी, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला। यहाँ पर हिसार शब्द आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, हिसार क्या है। हिसार का नाम इससे पहले आपने सुना होगा कि केंद्रीय भैंस संसंधान, कहाँ केंद्रीय भैंस संसंधान कहाँ पर है, तो आपके हिसार में है। कहाँ पर आपके है? हिसार में है। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं। जो रुपया होता है, रुपए के मूल्य को, यहाँ पर रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित जो करते हैं, कौन करते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया है उच्च मुद्रास्फीति दिया है, उच्च राजकीय जो कोसी घाटा होता है, ऊंची कच्चे तेल की कीमत होती है। ये तीनों ही आपकी चीजें आपके यहाँ पर विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं। मतलब ऑप्शन जिसका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये तीनों ही कारक आपके प्रभावित करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। संघीय लक्षण के बारे में पूछा गया, संघीय लक्षण। तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा 21 नंबर में। चलिए 21 नंबर में देखिएगा, कह रहा आपसे यहाँ पर केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के विभाजन, ये आपके केंद्र से संबंधित है। स्वतंत्र न्यायपालिका केंद्र से संबंधित है। संघ एवं राज्य के अलग अलग चुनी गई सरकार, ये भी सही है। लेकिन राज्यपाल का पद ये संघीय नहीं होता है ना, संघीय आपका ये नहीं होता है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और संसद। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया है 22 नंबर में। तो चलिए बताइएगा कि मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया था। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। चलिए तो देखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल शब्द को जो जोड़ा गया था वो 44वें संविधान संशोधन में। कब? 44वें संविधान संशोधन, जो कि संपत्ति का अधिकार जिस समय हुआ था। कब? तो आपके 1978, है ना। इसी संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था और इसी संशोधन में मंत्रिमंडल शब्द को भी जोड़ा गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। मंत्रिमंडल का प्रयोग सिर्फ एक बार ही आपका किया गया है। कहां पर किया गया है? तो आपके आर्टिकल 352 में। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग मात्र एक ही जगह आपका प्रयोग किया गया है, आर्टिकल 352 में किया गया है। मंत्रिमंडल होता है कैबिनेट सहित जो सभी मंत्री होते हैं, वो मंत्रिपरिषद होता है। यहाँ पर मंत्रिमंडल का उल्लेख आपको इसे मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। 352 में। अगर आपसे ये पूछे कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहां पर है, तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलेगा आर्टिकल नंबर आपका 74 में, आर्टिकल नंबर 74 में। और आर्टिकल नंबर 75 में कहा गया है ये प्रधानमंत्री के उल्लेख के बारे में। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे सिद्धांत को स्पष्ट किया। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है ने इसने संविधान के आधारभूत ढांचे अर्थात सिद्धांत को जो स्पष्ट किया था, एक कब स्पष्ट किया था। यहाँ पर आपने नाम सुना होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, है ना। आपका जवाब हो जाए कौन सा? डी नंबर, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। जो मामला आया था 1973 में, है ना। उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान की पीठ आपकी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जवाब देना है 24 नंबर में। तो देखिए 24 नंबर में दिया गया है क्या, कह रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कह रहा है टू हैव दी बॉडी ऑफ, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं टू हैव, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, मतलब यहाँ पर देखिए इसका जो आपकी कुछ बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको बता दें, ये 5 प्रकार की डेटें होती हैं। कितने? 5 प्रकार की डेटें होती हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला पॉइंट दिया है, इसे यहाँ पर ये नाम दिया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए, ठीक है ना। वहीं पर परमादेश को बोला जाता है क्या, तो यहाँ पर परिमादेश आपका हो जाएगा यहाँ पर वी कमांड, ठीक है ना। प्रतिषेध दिया गया टू वी सर्टिफाइड, तो प्रतिषेध आपका टू वी सर्टिफाइड उत्प्रेषण के लिए होता है। किसके लिए? उत्प्रेषण के लिए होता है। जो आपकी उत्प्रेषण के लिए प्रयोग करते हैं
हैं टू बी सर्टिफाइड प्रयोग किया जाता है उत्प्रेषण के लिए। मतलब यहाँ पर जो गलती थी वो आपकी सी नंबर में थी। अगर आपने रीट पढ़ा है तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ा है तो और अच्छे से रीट के बारे में पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो कुछ आपके संस्थान दिए हैं और आपके यहाँ पर आर्टिकल दिए गए हैं। संस्थान क्या कह सकते हैं, कुछ आपके यहाँ पर जो आपके पद होते हैं ना, तो देखिएगा यहाँ पर देखते हैं 25 नंबर में क्या आपका सही हो सकता है क्या नहीं आपका हो सकता है। तो देखिएगा भारत का नियंत्रक एक मालिक परीक्षा का जो आप कह सकते हैं कि स्थान रखा गया है ये संविधान में कहां पर, तो आर्टिकल 148 में। किसमें, आर्टिकल 148 में इसका आपका 3 हो जाएगा। वित्त आयोग की अगर हम बात करते हैं तो वित्त आयोग 280 मिलेगा, कहां पर 280 में मिलता है, इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और प्रशासनिक प्राधिकरण, प्रशासनिक प्राधिकरण जो आपका दिया है अधिकरण होता है ये 323 के फर्स्ट में, किसमें 323 के फर्स्ट में इसका 4 हो जाएगा। और संघ लोक सेवा आयोग जो मिलेगा आर्टिकल किसमें, तो 315 में उल्लेख किया गया है, तो इसका जो आपका बनेगा फर्स्ट। तो 3241 कहां पर है, 3241 ऑप्शन आपका ए नंबर ही इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बेहतरीन तरीके से आपकी यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है ताकि एग्जाम में पहली बार आप क्वालिफाई कर लें और जितने भी एग्जाम आपको आए है ना, जैसे इससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम आते हैं आप उसमें बैठ सकते हैं। इसलिए से आप लोग मेहनत से ज्यादा से ज्यादा करिएगा, ठीक है। ये समझिएगा कि आपकी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि अगर ये आप नहीं दे पाए तो हो सकता है कि 5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा अगली वैकेंसी के लिए, है ना। तो इसलिए जान लगा दीजिए, मेहनत करिए भयंकर तरीके से। चलिए बताइएगा कि एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। 25 का जवाब देना है, याद रखिएगा। यहां पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं डी नंबर आपका हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर। यहाँ पर हो जाएगा कौन सा आपका ए नंबर, कि रक्त की जो टी कोशिकाएं होती हैं, रक्त को जो टी कोशिकाएं होती हैं वो प्रभावित करते हैं। यहाँ पर आपको जवाब देना है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं। ये बताइए जो 3 से 4 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें कैसे दांत आपके नहीं पाए जाते हैं, कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, देखो करंतक तो आपके होते हैं, है ना, करंतक तो आपके होते ही होते हैं, आपके रक्षक भी हो जाएंगे अगर चौक, लेकिन यहाँ पर चवर्णक जिसे बोलते हैं मोलोर, अर्थात मनुष्य के दांत के 4 भाग होते हैं जिनमें से एक चवर्णक भी होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है डी नंबर, ये इनके नहीं होता है। इसका कार्य क्या होता है, भोजन को क्या, भोजन को चबाना, भोजन को चबाना, ये इसका अंतर्गत नहीं होता है। देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं क्या करते हैं, खाना को गटक जाते हैं, है ना, गुटक जाते हैं, वो चावल आवल हो चाहे कुछ भी हो डायरेक्ट खत्म कर देते हैं, हजम कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ इनमें से अगर बात करें कौन से दांत होते हैं, तो दूध के दांत होते हैं, है ना। इनकी संख्या जो होती है आपकी 20 होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे धावन सोडा। देखो धावन सोडा को दिया, धावन सोडा जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, क्या, धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जो कि ऑप्शन कहां पर दिया है, ऑप्शन डी दिया है, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो सफेद रंग का होता है, रवेदार ठोस पदार्थ आपका होता है और जल में क्या हो जाता है भाई, विलीन हो जाता है, तभी तो आप धो देते हैं ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। साबुन बनाने में, कागज बनाने में, कांच बनाने में इनका निर्माण किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रकाश के 2 स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित रंगों की, क्या दिया है, कह रहा आपसे यहाँ पर प्रकाश के 2 स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की अगर क्या हो जाए, इनकी जो तरंगदैर्घ्य है वो समान हो जाए और कलांतर क्या हो जाए, क्या नियत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है जब तरंगदैर्घ्य समान हो और कलांतर जो आपका हो वो नियत हो जाए। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी इसका जवाब राइट हो। चलिए 36 का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, कुछ लोगों ने जवाब तो दे दिया है, कह रहे बी नंबर। देखो सत्यधन आग्रह क्या होता है, सत्यधन आग्रह होता है, सी नंबर नहीं होगा, सत्यधन आग्रह होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है। श्री गणेश का विलोम क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन सी। अच्छा इसका जवाब दे रहे थे, मतलब आप लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं तो आगे वाले को क्वेश्चन जवाब दे रहे हैं। तो याद रखिए भाई, अगर आगे वाले का जवाब देते हैं तो आप नंबरिंग कर लिया करें, क्या नंबरिंग कर लिया करें, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। कह रहा है जिस तक ना पहुंचा जा सके, जिस तक ना पहुंचा जा सके उसे क्या बोलते हैं, तो अगम में बोलते हैं, क्या अगम में बोलते हैं। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। यहां पर देखो स्त्रीलिंग, और हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए हमने कहा है कि अगर आप वाक्य प्रयोग करना जानते हैं कि कैसा और कैसी के साथ अगर वाक्य प्रयोग कर लिया तो आंसर आप पहचान कर लेंगे। जैसे स्थापना कैसी थी या कैसा था, क्या बोलेंगे, ये तो बोलेंगे स्थापना कैसी थी या स्थापना कब की गई थी, है ना, या कब किया गया था, किया गया तो नहीं बोलते हैं, मतलब पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया
गया है पिसुन का समानार्थी शब्द क्या होता है। पिसुन का समानार्थी पूछा गया है, मतलब होता है चुगलखोर, जो क्या होता है चुगली करता है उसे हम लोग बोल देते हैं पिसुन बोल देते हैं। ऑप्शन बने आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वैक्स एंड सर्च प्रोग्राम कहां शुरू किया गया है। चलिए यहाँ पर 51 नंबर आपसे पूछा गया है, 51 का राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 51 नंबर में जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, कह रहा आपसे यहाँ पर बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर दिया गया वैक्स है ना, वैक्स एंड स्क्रैच है ना, स्क्रैच है ना, तो आपके ये न्यूयॉर्क में किया गया है। कहां पर हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, न्यूयॉर्क में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि किस राज्य की कम्युनिस्ट राजनेता के आर गौरी अम्मा का निधन हो गया है। तो देखिएगा ये है आपके, कौन है आपके हैं, तो राजनीतिक आपके हैं नेता आपके हैं के आर गौरी अम्मा, इनका निधन हो गया है। ये कहां से संबंधित है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो देखिएगा आप लोग नंबरिंग डालिएगा, नहीं तो हमें तो लगेगा कि आप लोग गलती जवाब दे रहे हैं, है ना, इसलिए सभी लोग नंबरिंग डाल के ही जवाब दीजिएगा। गलती हो रही है तो होने दो, लेकिन नंबरिंग डालिए ताकि हमें तो पता चल पाए कि नहीं आपका क्या जवाब सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर 52 नंबर का जवाब बी हो जाएगा, केरल में, केरल में आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की थीम क्या थी। चलिए बताइएगा कि जैव विविधता दिवस 2021 की जो आपकी थीम रही है वो आपकी क्या रही है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, इसका भी दे रहे हैं बी नंबर, बिल्कुल सही है। हम समाधान का हिस्सा हैं, क्या हम समाधान का हिस्सा हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यही 2020 की क्या थीम थी, 2020 की थीम थी कि हमारे समाधान प्रकृति में है, क्या हमारे जो समाधान है वो प्रकृति में है। ये 2020 की थीम थी, लेकिन 2021 की क्या है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर हो गया है ना, सही हो गया ना। पहला जो आपका पॉइंट दिया है 2020 का है, 2021 का है बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे कोर्बेवैक्स वैक्सीन की निर्माता कौन सी कंपनी है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, सही जवाब क्या हो जाएगा, कोशील्ड आपका एक है ना, ये आपका दिया है कोर्बेवैक्स, ये आपकी कौन सी कंपनी आपकी है। चलिए 54 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी, ये है आपकी बायोलॉजिकल आपकी है, कौन है, बायोलॉजिकल, ये आपकी दी कंपनी है। इसका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमण का पहला मामला किस देश में पाया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका बर्ड फ्लू भी आपका देखो काफी तेज आपका वायरस बढ़ रहा था, है ना, ये आपके चीन से ही स्टार्ट किया गया है। कोई भी चीज स्टार्ट होती है कहाँ से, तो आपके चीन से ही आपकी वायरस वगैरह आपकी स्टार्ट होती है। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मौसम पूर्वानुमान के लिए फेंगियम 4V नामक उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है। ये मौसम के पूर्वागमन के लिए है ना, यहाँ पर उसके लिए शोध किया गया है और इसको भी किया है किसने, तो आपकी चीन ने ही किया है ना। याद रखिए ये उपग्रह है जिसका यहाँ पर कह सकते हैं लॉन्च किया है, मौसम पूर्वानुमान के लिए आपकी चीन ने किया है ना। फेंगियून आपको दिया है, नाम से पता चल रहा है कौन हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर पुस्तक दिया है, इस पुस्तक के लेखक पूछा गया है और इसका राइट आंसर बनेगा डेविड डियोप है। कौन है, डेविड डियोप है। इसके राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, डेविड डियोप आपका जवाब राइट हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं रिसर्च भी किया था 2018 में, ये आपकी पब्लिश की गई थी पुस्तक 2018 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। चलिए 58 का जवाब देना है, 58 नंबर में यहाँ पर जवाब आ रहा है डी नंबर, मतलब बिल्कुल जवाब सही है। आप लोगों ने तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। यहाँ पर याद रखिए 58 का ऑप्शन बनेगा डी, कि अब जो आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की स्थान आ चुका है, ये 86वें नंबर में आपका फिसल कर हो गया है। 6 स्थान पीछे फिसल गया है, कितने, 6 स्थान पीछे फिसल चुका है। और टोटल देश आपके कितने थे, तो आपके 80 थे। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया इतना पॉइंट सभी को। चलिए आते हैं अगले पॉइंट में। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा इसमें से ये भी पॉइंट पूछ सकता है, पहला दूसरा पूछ सकता है ना। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने यहाँ पर संयुक्त रूप से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा, जो न्यूजीलैंड है और आपका डेनमार्क है, इन्होंने संयुक्त रूप से 88 के स्कोर के साथ पहला स्थान, अर्थात इस बार ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क ये दोनों ही पहले स्थान पर आपके हैं। दो आपके हैं, अगर क्वेश्चन मिले तो याद रखिएगा दो आपके हैं, डेनमार्क और न्यूजीलैंड ये पहले स्थान पर। इसमें रैंकिंग की जाती है और रैंकिंग में स्कोर आपका दोनों का आया 88, इस वजह से दोनों को एक ही में रख दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन मतलब कैसे आंसर क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड और डेनमार्क के पहले स्थान में आपके आए हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। सबसे निचले पायदान में कौन है, तो आपका सोमालिया और दक्षिणी सूडान। ठीक है, सोमालिया और दक्षिणी सूडान ये सबसे कम स्थान पे हैं, सबसे निचले स्थान पर आपके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, देखो अच्छा क्वेश्चन था इसलिए हमने समय ले लिया है। उम्मीद है कि आपने इस पॉइंट को जरूर नोट किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पर दिया गया है मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया।
मिशन नगरोदय कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो देखिएगा यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बन जाएगा। तो चलिए 59 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर सी नंबर मध्य प्रदेश ने। किसने? तो आपके मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ऑप्शन जो आपका जवाब बनेगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? लिथियम है इसका आपको दिया गया है, जो कि संसाधित करने और बैटरी ग्रेन सामग्री बनाने के लिए आपका होता है। ये गुजरात राज्य में की गई है। ऑप्शन इसका बनेगा कौन सा? बी नंबर। क्या बी नंबर आपका हो जाएगा? ये गुजरात राज्य में स्थापित की जाएगी और इस परियोजना के लिए अग्रणी पावर ट्रेनिंग और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी मणिकरण पावर कार्य करेंगे इसमें से। मतलब देखा जाए जो बैटरी होती है ग्रेड वाली, उनका भी प्रयोग इसी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह आपसे सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर दिया गया। सदीर, सदीर जो आपकी है किस शैली का प्राचीनतम नाम दिया गया है? यहाँ पर 61 नंबर का ऑप्शन सी, ये है भारतनाट्यम। क्या यहाँ पर सदीर जो आपका है ये भारत नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। भारतनाट्यम कहाँ संबंधित है? तो आपके तमिलनाडु से है। कहाँ से है? तमिलनाडु का क्या है ये शास्त्रीय नृत्य आपका है। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? देखो दिया है डायना मंदिर। अब यहाँ पर देखो डायना मंदिर आपका है, ये पड़ता है इफेसस। इफेसस आपका जवाब बनेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इफेसस है यह मंदिर एशिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ पर? ये पड़ता है तुर्की में। कहाँ पड़ता है? तुर्की में। डायना मंदिर कहाँ पड़ता है? तुर्की में। और कहाँ पर? तो आपके इफेसस। इफेसस ये जो आपका है तुर्की में आपका पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और तुर्की के पश्चिमी समुद्री तट पर यहाँ पर बंदरगाह भी आपका है। ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका आते हैं पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो आपके काठमांडू में। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में मिला था कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो आपके काठमांडू में है। कहाँ पर? काठमांडू में है। ठीक है ना। और यहाँ पर आपका बैथलेहम एग्जाम में पूछा जाता है। बैथलेहम क्या है? तो बैथलेहम ईसा मसीह की जन्मस्थली है। क्या? ईसा मसीह की जन्मस्थली का नाम क्या है? बैथलेहम है। तो ये तीनों पॉइंट आपके बहुत ही आपके आवश्यक थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक इनमें से कौन बने हैं? यहां पर आपके हैं कौन? यहां पर आपका हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। ऑप्शन बी हो जाएगा कि आर्ट ऑफ लिविंग प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? श्री श्री रविशंकर है। इन्होंने 1982 में, कब? 1982 में यहां पर एक फाउंडेशन की स्थापना किया था। ठीक है ना। कौन सी? आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना इन्होंने किया था, जिसमें से वर्तमान में 152 देश इसमें से शामिल हैं। अर्थात 152 देशों में यह आपकी संस्था स्थापित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? चलिए कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? यहां पर दिया है हरभजन, दिया है कबड्डी। तो भाई हरभजन क्या कबड्डी से है? क्या आप सभी को पता है क्रिकेटर से संबंधित है। किससे है? ये क्रिकेट से संबंधित है। पहला पॉइंट आपका गलत हो गया। वहीं पर साइना नेहवाल बैडमिंटन, ज्वाला भट्टा बैडमिंटन, विराट कोहली क्रिकेट। पहला ऑप्शन गलत दिया गया था। और अगला क्वेश्चन दिया है सुमेलित, आपको करना है। चलिए डेट भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दिवस है ना, दिवस पूछे जाएंगे तो रट लीजिएगा। देखो यहाँ पर 26 जनवरी आप सभी को पता है कि 26 जनवरी जो होती है वो भारत का गणतंत्र दिवस है ना। फिर यहाँ पर 30 जनवरी को शहीद दिवस, बापू का शहीद दिवस मनाते हैं। 1 फरवरी दिया गया है यहाँ पर तटरक्षक दिवस, तो आपका ये भी पॉइंट आपका सही है। और 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस। मतलब इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बन जाएगा 1, 2, 3, 4, इसका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है इतना पॉइंट। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। चलिए देखो दिया है एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन का जो संबंध है ये किससे है? तो ये है आपके कह सकते हैं पी हेगड़े से है। किससे संबंधित है? यहाँ पर आपका पी हेगड़े से संबंधित है। ये तो आपका सही दिया गया है। ठीक है ना। यहाँ पर दिया है चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा आपका है, अभी आपका सही है, भी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपके मेधा पाटेकर है, ये भी सही है। देखो 2 पॉइंट तो आपके अच्छे हैं, मतलब क्लियर है पूरी तरीके से। शांत घाटी आंदोलन कह रहा है बाबा आमटे हैं। तो देखिए शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे सुमेलित नहीं है, क्योंकि शांत घाटी आंदोलन के नेतृत्व करता थे सुगाथा कुमारी। कौन? तो नाम याद रखिए, लिख लीजिएगा, सुगाथा कुमारी। सुगाथा कुमारी संबंधित हैं आपके शांत घाटी आंदोलन से। तो यहाँ पर ये गलती आपका यहाँ पर था। तो इस प्रकार के 3 आपके ऑप्शन सही थे, जिसमें से आपको हमेशा याद रखना है चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ, मेधा पाटेकर। इनका नाम तो हमेशा जबान में रटे ही रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी? वेरी 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 IMP क्वेश्चन आपका दिया गया है, मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी? चलिए और फास्ट जवाब दीजिएगा। और साथ में भाई जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर जो जवाब आ रहा है मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। कौन? ऑप्शन सी हो जाएगा, मिताक्षरा पुस्तक विज्ञानेश्वर ने लिखी है, विज्ञानेश्वर है ना।